डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जायसवाल और हम लोग आज सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों। ठीक है, तो लोकतंत्र के बारे में जानने से पहले हम पहले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं कि कितनी प्रकार की गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट जो होती है मुख्य रूप से कई प्रकार की गवर्नमेंट होती है। जैसे एंशिएंट टाइम में आप देखे होंगे कि किंग्स रूल था। किंग्स रूल में जो राजा होता है वह हेड होता है और राजा के बाद उसके वंशज, उसके बेटा राजा होता है। और इसमें जो होता है पावर सब जो होता है वो राजा के पास होता है, टोटल पावर, चाहे वो जुडिशियरी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, सारी पावर जो सीमित होती है वो किसके पास होती है? राजा के पास होती है। उसी प्रकार उसके बाद ऑटोक्रेसी अर्थात वो भी किंग्स रूल ही था, लेकिन जब राजा अपने इच्छा अनुसार सारे कार्यों को संपन्न करने लगा, सारा कार्य अपने अकॉर्डिंग डिजायर करने लगा, तो उसको ऑटोक्रेसी कहा जाने लगा, जिसमें पीपल्स को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री कुप आपको देखने को मिला वर्ल्ड में। मिलिट्री कुप में क्या होता है कि जो सारा पावर होता है कंट्री का वो मिलिट्री के पास होता है, आर्मी के पास होता है। ठीक है, तो यह चौथा जो फॉर्म है वह डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी के बारे में हमको इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, और वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों, अर्थात पूरे ही वर्ल्ड में लोकतंत्र का डिमांड क्यों बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो पहला है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मीन कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वह डेमोक्रेसी विच डेरिव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया, अर्थात जो डेमोक्रेसी वर्ड है वह ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से निकला हुआ है, डेरिव्स हुआ है। इन ग्रीक डिमोस मीन्स पीपल, अर्थात लोग, अर्थात ग्रीक भाषा में जो डिमोस का अर्थ होता है वह क्या होता है? पीपल होता है, लोग होता है। एंड क्रेसिया का मतलब होता है रूल। क्रेसिया मीन्स रूल, अर्थात शासन करना। तो सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय ऑफ पीपुल। सिंपली अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूल बाय पीपल मतलब लोगों के द्वारा शासन होती है। अर्थात लोगों के द्वारा शासन होने का मतलब है पूरे लोग शासन नहीं करते, जो लोग होते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन करके शासन क्या करते हैं। तो यहाँ मीनिंग आपको कंफर्म हो गया होगा कि डेमोक्रेसी जो है वह ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से डेरिव हुआ है, जिस जो दो शब्दों ग्रीक के दो शब्दों डिमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डिमोस का मीनिंग होता है पीपल और क्रेसिया का होता है रूल, अर्थात डेमोक्रेसी वह गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूल होता है वह पीपल के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, अर्थात डेमोक्रेसी वैसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो किसके द्वारा होती है? पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होती है जिसमें जो शासन करने में जो भागीदार लोग होते हैं, जो शासन करते हैं, वो मेनली किसके द्वारा चुने गए होते हैं? जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, पीपल के द्वारा चुने गए होते हैं। ठीक है, इसकी एक जो बहुत ही फेमस डिफिनेशन है अब्राहम लिंकन का, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, कि अ डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये वर्ल्ड का सबसे डेमोक्रेसी से रिलेटेड सबसे फेमस डिफिनेशन है कि डेमोक्रेसी एक प्रकार की गवर्नमेंट होती है किसकी? ऑफ द पीपल, लोगों का, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, एंड बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा। तो आप डेमोक्रेसी के डिफिनेशन समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट होती है जिसमें मुख्य रूप से जनता अपने प्रतिनिधियों का क्या करती है? चुनाव करती है, और वही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता की, वही शासन करते हैं और उनके लिए नियम कानून बनाते हैं। जबकि किंग्स रूल में क्या होता था कि सारा पावर किंग्स के पास होता था और वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता था? कानून बनाता था। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स मीन्स होता है विशेषताएं,
ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी के। तो इस डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो देयर आर मेनी फंक्शन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें से जो मुख्य है उसको मैं आपको बताऊंगा। जिसमें पहला, ओनली इलेक्टेड लीडर्स शुड टेक मेजर डिसीजन। ओनली इलेक्टेड लीडर्स शुड टेक मेजर डिसीजन, अर्थात वही व्यक्ति जो निर्णय लेते हैं जो केवल जनता के द्वारा क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं। यह डेमोक्रेसी का सबसे पहला और सबसे मेन जो फीचर्स है। कह रहे हैं कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल बिकॉज इट इज दे ऑन हुम पीपल हैव इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड पीपल। करे कि जो डेमोक्रेसी होता है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेन वही रिप्रेजेंटेटिव जो सारा टोटल डिसीजन लेते हैं जनता के हित में, जनता के अकॉर्डिंग, जनता जैसी पॉलिसी चाहती है उसके अकॉर्डिंग, जनता के क्या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन लेना होता है वह कौन लेता है, जो जनता के द्वारा चुने गए मेंबर्स होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, अर्थात सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क होता है, इसमें हर डिसीजन के पीछे डिसीजन लेने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अर्थात जो लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका एक कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसा निर्णय ले जो जनता के हित में हो, अकॉर्डिंग मतलब जनता के नीड्स को कंप्लीट करते हों। एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज इट्स डिसीजन हु टेक्स डेट नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। पाकिस्तान कंट्री जो है हमारी पड़ोसी, भारत की पड़ोसी कंट्री जो है पाकिस्तान, वो भी कहता है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इसलिए नहीं है कि जो सर्वोच्च पावर जो होता है डिसीजन लेने का वह किसी इलेक्टेड व्यक्ति के माध्यम से नहीं है। कह रहा है कि इन अ पाकिस्तान इज नॉट डेमोक्रेसी कंट्री बिकॉज इट्स डिसीजन हु टेक्स डेट नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। वह व्यक्ति डिसीजन लेता है वहाँ का जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना नहीं गया होता है। जैसे अक्टूबर 99 परवेज मुशर्रफ हैड कैप्चर्ड पावर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अक्टूबर 99 की बात है कि परवेज मुशर्रफ जो थे वह पावर को कैप्चर कर लिया, अर्थात पाकिस्तान का टोटल पावर अपने हाथ में ले लिए और वह अपने आप को हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, अपने आप को कि देश का सबसे बड़ा जो अधिकारी है चीफ एग्जीक्यूटिव, वह डिक्लेयर कर लिया अपने आप को। एंड लेटर चेंज हिज डेजिग्नेशन फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव टू प्रेसिडेंट। और आगे चल करके अपना जो डेजिग्नेशन था कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव का उसको किस में कन्वर्ट कर दिए, प्रेसिडेंट के रूप में। अर्थात कहने का मतलब है कि वह न तो जनता के हिसाब से चुने हुए लीडर्स थे, केवल वो उनके पास पावर था, उन्होंने पावर में आकर के पाकिस्तान को अपने अंडर कर लिया और पाकिस्तान को अपने अंडर करने के बाद सारे डिसीजन अपने आप लेने लगे और अपने अकॉर्डिंग अपने पक्ष में ही लिए। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वह अपने आप को डेमोक्रेसी कंट्री करता है, लेकिन जो इसका पहला फीचर होता है कि ओनली इलेक्टेड लीडर्स शुड बी टेक मेजर डिसीजन, कि केवल वही व्यक्ति डिसीजन ले सकता है लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुना गया होता है, इस फीचर का पाकिस्तान पालन नहीं करता है। तो हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वह एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर में साफ सुथरा इलेक्शन हो, अर्थात कम से कम पैसा खर्च हो। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शन शुड बिकम फ्री एंड फेयर। कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होते हैं वह फ्री एंड फेयर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई फोर्सली नहीं होना चाहिए। एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट, मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है इन द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में। ही कैन चेंज प्रेजेंट गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी, अर्थात जो भी कंट्री में गवर्नमेंट है कितना साल से पहले से डेमोक्रेसी में पावर होता है कि वह उस गवर्नमेंट को क्या कर सकती है,
चेंज कर सकती है। ही कैन इलेक्टेड 2 और 3 टाइम्स इफ पीपल परमिटेड, अर्थात कहने मतलब है कि अगर जनता के हित में काम करता हो, जनता के चॉइस के हिसाब से काम करता हो, जनता के लिए काम करता हो, तो जनता उसको 2 और 3 टाइम्स भी क्या कर सकती है, इलेक्टेड कर सकती है, परमिटेड कर सकती है, अर्थात उसको 1 से अधिक बार भी चुनाव क्या कर सकती है, जीता करके गवर्नमेंट बना सकती है। चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी कंट्री बिकॉज चाइना हैव ओनली वन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी कंट्री में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उतना ही वहाँ पे जो फेयर इलेक्शन होते हैं, फेयर, ठीक है। तो चाइना जो है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी है। वो कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। पूरे कंट्री में एक ही पार्टी, साम्यवादी पार्टी होती है, एक ही पार्टी है। इसलिए इसको हम चाइना को डेमोक्रेसी कंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जो इफ ओनली बॉडी वांट टू फाइट इलेक्शन, इफ एनी बॉडी वांट टू फाइट इलेक्शन देन दे परमिटेड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये क्या मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह एक पार्टी का जो है उससे परमिशन लेना पड़ता है, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चाइना जो है वो डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है, क्योंकि सारा जो पावर है इलेक्शन से संबंधित वह इलेक्शन कमीशन के पास ना होकर के किसके पास है? कम्युनिस्ट पार्टी, जो वहां की एक पार्टी है, सिंपल सी। Chinese Communist Party have all political power in the China, which is not a rule of democracy. So China is not a democracy country. चाइना के पास जो भी सारे जो पॉलिटिकल पावर्स है वो किसके पास है? चाइना के पास है। जबकि पॉलिटिकल पावर्स चाइना के पास नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए। एक संस्था होनी चाहिए जहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, सबको सेम दिया जाए। लेकिन पूरी जो चाइना की पॉलिटिकल पार्टी पावर होता है वो किसके पास है? कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के पास। और उसके अकॉर्डिंग ही सारा वर्क वहाँ पे होता है, वहाँ पे चुनाव होते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी का जो दूसरा फीचर्स है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये वहाँ पे फॉलो नहीं होता है। फॉलो इसलिए नहीं होता है कि टोटल जो पावर है वो एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। टोटल पावर जो होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए, जैसे इंडिया में है। इंडिया में क्या है कि इलेक्शन कमीशन के पास टोटल पॉलिटिकल पावर होता है, टोटल इलेक्शन से रिलेटेड पावर होता है। वह किसी भी पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या कम इंपॉर्टेंस नहीं देती है। जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है उसका वो गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, कोई हमेशा वहाँ पे एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, वो है क्या? कम्युनिस्ट पार्टी। हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। जो कि अभी आप पहला फीचर्स पढ़े थे कि डेमोक्रेसी चेंज द प्रेजेंट गवर्नमेंट, अर्थात डेमोक्रेसी जो होती है प्रेजेंट गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हमेशा एक ही पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी, उसी की गवर्नमेंट क्या होती है? बनती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाइना जो कंट्री है वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रूल फॉलो नहीं करती है। तो इस तरह से वह पूरी तरह से एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। इसी तरह मैक्सिको का है। मैक्सिको में एक पार्टी है PRI, पॉलिटिकल पार्टी है PRI। तो PRI पार्टी जो है वह 1930 में जब से मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम से लेकर के और बहुत लंबे समय तक, बहुत आगे समय तक हमेशा इसी पार्टी की गवर्नमेंट बनती रही। क्यों इस पार्टी की गवर्नमेंट बनती रही? यहाँ पे अदर भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे चाइना में कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी है, चुनाव भी होता है, लेकिन बार बार PRI का ही गवर्नमेंट बनता है। क्यों? क्योंकि PRI जो होती है वह करप्ट मीन्स माध्यमों का प्रयोग करती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है? PRI पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिको भी एक पूरी तरह से डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है, क्योंकि हमेशा PRI की गवर्नमेंट बनती है। PRI गलत डिसीजन लेती है, PRI मिस यूज करती है इलेक्शन का, ठीक है। तीसरा जो फीचर्स है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार कि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, अर्थात किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो और चाहे एक सिंपल वर्कर हो, चाहे कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, पुअरेस्ट पर्सन हो या
रिचेस्ट पर्सन हो, सबके वैल्यू का वन, उनके पास वन पर्सन का वन वोट का राइट होता है और उनके जो वोट का वैल्यू होता है वह एक ही होता है सबका। दुनिया में भारत में किसी भी ऐसे व्यक्ति का एक से अधिक वोट का नहीं होता है। जैसे कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेसी होती है वह पॉलिटिकल इक्वालिटी के आधार पे जो बेस होती है। इट रिफर्स टू enjoyment of right to vote by all citizens of the country without any discrimination on the basis of caste, creed, color, sex और education। कहने का मतलब है कि भारत में या डेमोक्रेसी कंट्री में सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होता है। उनसे किसी भी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है किसी आधार पे, जैसे कास्ट जाति के आधार पे, क्रीड वंशज के आधार पे, कलर रंग के आधार पे, सेक्स के आधार पे और एजुकेशन शिक्षा। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति कम शिक्षित है तो उसको वोट देने का अधिकार है, कोई नहीं ज़्यादा शिक्षित है तो उसको है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है किस कंट्री में, डेमोक्रेसी कंट्री में। इन इंडिया ऑल मैन एंड वुमेन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव आर गिवन राइट टू वोट। भारत में क्या है कि 18 साल से लेकर के ऊपर जो भी व्यक्ति होते हैं उनको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का रूप है। इन एस्टोनिया एंड फिजी आर नॉट अ डेमोक्रेसी कंट्री बिकॉज इट डू नॉट इक्वालिटी विद इट्स सिटीजन। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो एस्टोनिया और फिजी जो कंट्री है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि एस्टोनिया एंड फिजी जो है आर नॉट डेमोक्रेसी कंट्री बिकॉज इट डू अनइक्वलिटी विथ इट्स सिटीजन। कि जो एस्टोनिया और फिजी है वहाँ पे जो उसके नागरिक हैं वहाँ पे एकरूपता नहीं है, अर्थात वहाँ पे किसी व्यक्ति के वोट्स का राइट्स ज़्यादा है, किसी का कम है। जो अमीर है उसके वोट्स उसको वोट देने का अधिकार है, जो गरीब है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो हम तीसरा जो डेमोक्रेसी का फीचर्स होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वह उसका पालन एस्टोनिया और फिजी नहीं करता, इसलिए हम उसको कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे चुनाव होता है, चुनाव तो वहाँ पर होता है लेकिन जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी का वो पालन नहीं होता है वहाँ पे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एस्टोनिया में और फिजी में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं है। चौथा जो इसका फीचर्स है रूल ऑफ लॉज एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, अर्थात डेमोक्रेसी कंट्री में नियम का कानून होता है और प्रत्येक व्यक्ति जो रिस्पेक्ट फॉर राइट, व्यक्तियों के जो राइट्स होते हैं उसका रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे कि ऑल डेमोक्रेसी कंट्री गिव सम फंडामेंटल पावर्स टू पीपल, अर्थात हर डेमोक्रेसी कंट्री अपने नागरिकों को कुछ फंडामेंटल पावर्स देते हैं या फंडामेंटल राइट्स देते हैं, मौलिक अधिकार देते हैं जो उनकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। The rule of law also involves equality before law, which means that each citizen has an equal ability to seek and receive justice। कहने मतलब है कि डेमोक्रेसी में सारे व्यक्तियों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, वह कानून के सामने सब समान होता है। ऐसा नहीं है कि अमीर जो रिचेस्ट पर्सन है उसको अगर कोई गलती करता है, क्राइम करता है तो उसको कम सजा मिलेगी और जो गरीब व्यक्ति है उसको ज़्यादा। या प्रेसिडेंट एक सेम क्राइम करते हैं तो प्रेसिडेंट को दूसरा पनिश मिलेगा और एक सिंपल व्यक्ति को दूसरा। ऐसा नहीं होता है इंडिया में, भारत में या डेमोक्रेसी कंट्री में जो रियल में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के फीचर्स को पालन करती है, वहाँ पे सारे व्यक्ति क्या होते हैं, समान होते हैं, उनके राइट्स समान होते हैं और उनको जो चांसेस मिलता है वह समान मिलता है, जस्टिस न्याय भी समान ही मिलती है उनको। द राइट ऑफ सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हु ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, अर्थात कहने मतलब है कि डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को मिला हुआ होता है। उन डेमोक्रेसी राइट्स का जो संरक्षण होता है, गार्डियन के रूप में होता है, वह होता है जुडिशरी, अर्थात जुडिशरी यह देखता है कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हैरास तो नहीं हो रहा है,
कोई किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को छीन तो नहीं रहा है। तो ये सब की जो जिम्मेदारी होती है वह एक इंडिपेंडेंट संस्था होती है जुडिशरी, वह इसकी देखभाल क्या करती है किस कंट्री में, डेमोक्रेसी कंट्री में। जबकि अगर किंग्स रूल हो या अदर्स रूल्स हो तो वहाँ पे सारा पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम सिटीजन राइट आर, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं कुछ नागरिकों के, जैसे भारत के संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स इस समय प्रेजेंट टाइम में है। पहले 7 था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी 1976 के संशोधन से हटा दिया गया, अभी समय केवल 6 हैं। तो उसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स आपको यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में राइट टू थिंक, राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस दियर ओपिनियन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू पॉलिटिकल एक्शन। जैसे राइट टू थिंक मतलब सोचने का अधिकार, अर्थात भारत में या उन डेमोक्रेसी कंट्री में जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं तो वहाँ पे व्यक्ति को सोचने का अधिकार है, अर्थात व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी सोच सकता है। राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई भी संगठन वो क्या कर सकता है, बना सकता है। राइट टू प्रोटेस्ट, अपनी रक्षा कर सकता है। राइट टू पॉलिटिकल एक्शन एटसेट्रा, अर्थात उसके पास चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ये सारे अधिकार होते हैं। करेक्ट, जिम्बाब्वे इज नॉट अ टोटली डेमोक्रेसी कंट्री, जिम्बाब्वे जो है वह टोटली डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। जिम्बाब्वे कंट्री हैव मेनी पॉलिटिकल पार्टी एज ZANU-PF एंड अदर। ZANU-PF इज लीडर्स रॉबर्ट मुगाबे, अर्थात करें कि जिम्बाब्वे जो है एक जो पार्टी है वहाँ पे ZANU-PF जिसके लीडर्स हैं रॉबर्ट मुगाबे, और अदर्स पार्टीज भी हैं, बट ऑलवेज ZANU-PF पार्टी विथ विन द इलेक्शन। वाई, तो बहुत सारी पार्टीज वहाँ पर हैं, लेकिन हमेशा जो गवर्नमेंट बनता है वो ZANU-PF ही पार्टी की बनती है। ऐसा क्यों? ZANU-PF पार्टी ऑलवेज अडॉप्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन द इलेक्शन, इसलिए वहाँ पे अदर कई पार्टियां होते हुए भी केवल एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती है ZANU-PF की, इसलिए बनती है वहाँ पे कि ZANU-PF पार्टी जो होती है ऑलवेज अडॉप्ट अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब अनफेयर मतलब होता है गलत तरीकों का गलत तरीके से वो क्या करती है, चुनाव लड़ती है, गलत तरीके से काउंटिंग करवाती है, गलत तरीके से धांधली करवाती है, मतलब चुनाव में अनफेयर मीन्स का को अडॉप्ट करती है, इसलिए हमेशा उसी की क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। करेक्ट, टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टी लीडर्स आर हैरास्ड। जो वहाँ के टेलीविजन है, रेडियो है, जो निष्पक्ष होना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए, जैसे भारत में एकदम फ्री है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि टेलीविजन और रेडियो जो है किसके अंदर काम करता है, गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। और जो गवर्नमेंट होती है हमेशा अपोजिशन पार्टी लीडर्स को हैरास्ट करती है, अर्थात हमेशा परेशान करती है। जो भी अदर्स पार्टीज वहाँ पर हैं उसको हमेशा क्या करती है, परेशान करती है। द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड इवन काउंट जजमेंट्स, अर्थात गवर्नमेंट यहाँ तक हस्तक्षेप करती है कि कभी कभी न्यायालय से जो भी न्याय आदेश आया होता है उसको भी गवर्नमेंट नहीं मानती है, जो कि डेमोक्रेसी कंट्री में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी कंट्री में जुडिशरी सबसे बड़ी होती है, अर्थात वो फ्री होती है और उसके निर्णय पूरे देश को क्या मान्य होता है, क्योंकि वह हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करती है। अकॉर्डिंग वो कोई भी काम ऐसा नहीं करती जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने डेमोक्रेसी के फीचर्स देखे कि डेमोक्रेसी अर्थात कहने का मतलब है कि जिन कंट्री में ये चारों आपको देखने को मिलता है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओनली इलेक्टेड लीडर्स शुड बी टेक मेजर डिसीजन। तो ये चारों फीचर्स जिस कंट्री में आपको देखने को मिलता है और चारों का जो पालन होता है वो अच्छे तरीके से होता है, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री पूरी तरह से है। और केवल चुनाव होने से
केवल वोट की काउंटिंग होने से, केवल पॉलिटिकल पार्टीज होने से हम उसे पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि वह डेमोक्रेसी कंट्री है, क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री का फीचर्स होता है और जो कंट्री इस फीचर्स को अडॉप्ट करती है वही डेमोक्रेसी कंट्री फुली तरह से होती है। जैसे आपने चाइना में, पाकिस्तान में देखा कि वहाँ भी चुनाव होते हैं लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वह केवल कहने के लिए बस मात्र है। भारत में इन चारों फीचर्स को अडॉप्ट किया जाता है, अर्थात भारत में ये चारों जो भी फीचर्स आपको बताए हैं ये सारा अडॉप्ट है, पालन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक पूरी तरह से डेमोक्रेसी कंट्री है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।